जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं, एक नया सीरीज हमने शुरू किया। पहले मैं वो बता दूं, यह है करंट अफेयर्स का। मैं इस वीडियो में और इस तरह के सारे वीडियो में अभी जो कुछ ही दिन बचे हुए एग्ज़ाम के बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया हूँ। और ये आइडिया मुझे एक स्टूडेंट ने दिया कि सर कुछ दिन बचा है तो आप करंट अफेयर्स के लाइए। उसका कमेंट मैंने देखा था तो कहा क्यों नहीं, अगर मांग हुई है तो पूरा करना मेरा फर्ज है। तो मैं आज ही शुरू कर दिया, आज ही कमेंट आया और आज ही शुरू कर दिया। तो इसमें आपको पहले 25 क्वेश्चन मिलेंगे और लगातार रोजाना आपको, जब तक एग्ज़ाम अभी हो नहीं जाता है तब तक आपको करंट अफेयर्स डेली मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, सारे के सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे, सारे लेवल वाले क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचर्स लर्निंग सेंटर को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़रूर लाइक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। देखिए, 6 महीने का अगर करंट अफेयर्स आपको देखना है 2-4 दिनों के अंदर, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, टाटा एडवांस सिस्टम एंड सैटेलॉजिकल के बीच रणनीतिक अनुबंध का क्या फोकस है? किस बात पर दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, टाटा एडवांस सिस्टम और सैटेलॉजिक के बीच में किस बात को लेकर के करार हुआ है, जिसको एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम, एमओए बोलते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किस बात को लेकर के? इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के, भारत में निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट को लेकर के, उसका जो उपग्रहों का निर्माण होगा उसको लेकर के, या गहरे समुद्र में खनन की खोज को लेकर के, या हाई स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण को लेकर के। तो जिस प्रकार मैंने तस्वीर लगाया, आपको कुछ ना कुछ हिंट यहाँ से मिल गया होगा, देख लीजिए। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं उस पर उपग्रहों के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम और सैटेलॉजिक के बीच में एक करार हुआ है। ठीक है, तो टाटा का क्या है देख लीजिए। टाटा का है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, और सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन, EO। तो टाटा का जो L है लास्ट वाला, और सब रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन का EO, ये दोनों को मिला करके लियो बनाया गया। ठीक है, लियो। और ये क्या करती है? तो ये एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम करती है, यानी टेक्नोलॉजी इसका है एरोस्पेस पर, और रक्षा समाधान के लिए भारत की निजी कंपनी है। टाटा को तो आप सभी जानते हैं। सवाल नंबर 2, किस संगठन ने HIV एवं एड्स से पीड़ित बच्चों पर 2023 ग्लोबल स्नैपशॉट जारी किया है? WHO ने, यूनिसेफ ने, CDC ने, या रेड क्रॉस ने? तो यह जारी किया है यूनिसेफ ने। अब यूनिसेफ का क्या फुल फॉर्म होता है, एक बार तो यही पूछ दिया गया था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप याद रखेंगे, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इन्होंने ही अभी एड्स पर एक स्नैपशॉट जारी किया है। ठीक है, और इसमें कितने से कितने वर्ष के लोगों को लिया गया है? तो इसमें लिया गया है 0 से 19 वर्ग के सभी बच्चों, चाहे वो किशोर हों या किशोरी हों। उसमें पाया गया है कि 2,70,000 नए HIV संक्रमण हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पीड़ित युवा हैं। और इस तरह कुल युवाओं की संख्या बढ़ करके 2.6 मिलियन हो गई, या 26 लाख हो गई है। सवाल नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक के लिए GDP क्या है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? 6.6% है, 7.2% है, या 7.6% है, या 8.6% है? तो जैसा कि RBI ने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा बढ़ करके हमारा जो ग्रोथ है, अभी कितने तरह की समस्याएं हैं फिर भी ग्रोथ हमारा उम्मीद से ज़्यादा आया, 7.6% आया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जुलाई से सितंबर
2023 तिमाही में उम्मीद से बढ़कर 7.6% की वृद्धि हुई है। दूसरी तिमाही और पिछली तिमाही में देख लीजिए, दूसरी तिमाही और पिछली तिमाही, जो पिछली ही होगा ना, अभी तो तृतीय हुआ, तो 7.8% था। उससे थोड़ा सा, यानी अभी से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो अनुमानित किया गया था कि 6.5% होगा, उससे ज़्यादा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये डाटा कौन जारी करता है? तो ये डाटा जारी करता है नेशनल स्टैटिक ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सवाल नंबर 4, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, पहले तो राजीव कुमार थे। दाहिने साइड वाला जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये राजीव कुमार। एक बात और बता दूं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वही उसके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग का पहले नाम जाना जाता था योजना आयोग के नाम से। अभी जो ये इस्तीफा दिए हैं, इन्होंने अपना 5 साल इसके लिए दिया। उसके बाद सुमन बैरी जी, यहाँ पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुमन बैरी जी अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए आप कि डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, और इससे पहले थे राजीव कुमार जी, जिन्होंने 5 वर्षों तक इस संस्था के लिए कार्य किया, फिर वो पद को छोड़ दिए। सवाल नंबर 5, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता? स्टीव स्मिथ ने, विराट कोहली ने, मिचेल स्टार्क ने, उस्मान ख्वाजा ने। तो तस्वीर तो आप लोग खेल प्रेमी है जो, उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि ये मिचेल स्टार्क की तस्वीर है। और ये जो अवार्ड है ना, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एकेडमी, यानी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो उसकी संस्था है, उसके द्वारा दी जाती है। मिचेल स्टार्क ने पहले एलन बॉर्डर पदक का दावा किया था, और जबकि एस्ले गार्डनर बेलिडा क्लास पूछने वाले पहले के लिए, देखिए ये दूसरा है, ठीक है, ये जो है ये दूसरा है। पहले फर्स्ट वाले के लिए किसने जीता था? एस्ले गार्डनर बेलिंडा ने। तो उसके बाद किसने जीता है? तो मिचेल स्टार्क ने। ये कहाँ से दिया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाता है। तो उन अवार्डों में ये शीर्ष 2 नंबर पर आते हैं, यानी सेकंड लेवल का अवार्ड हो गया ये। और स्टार्क ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है। और वर्ल्ड कप फाइनल में आपने देखा ट्रेविस हेड ने क्या खेल खेला था, इसलिए उसको टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही में खेला, तो बहुत ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसके बाद दिया गया है। एलिसा हेली ने वुमेन्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, वनडे प्लेयर। सवाल नंबर 6 है कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज। देखिए 2021 को हमने यहाँ अपडेट किया है, 2022 इसको कर दीजिए, ठीक है, 2022, चूँकि 2023 तो हुआ नहीं, अभी होगा तो पता आपको बता ही दूंगा। 2021 का जीता था। चलिए 21-22 दोनों ही बता देता हूँ, ठीक है, 21 भी बताता हूँ और 22 भी बताता हूँ। 21 है और 22 है, ठीक है। तो 21 का जो हरनाज संधू है, हरनाज संधू जो है ना, वो भारत के थे, और ये अब इनका ताज 2022 में किनको दे दिया गया है? तो ये आर बोनी गैब्रियल को दे दिया गया, जो कि अमेरिका की निवासी हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आर बोनी गैब्रियल जो अभी 2022 का है, ये 71वें मिस यूनिवर्स बनी है, जो 28 वर्षीय है, और मिस यूनिवर्स का ताज मिला है इन्हें। इससे पहले 2021 में हरनाज संधू थी, और उन्होंने ही मिस अमेरिका ब्यूटी क्वीन को यह ताज मिस यूनिवर्स के रूप में, अपना ताज होता क्या है कि जो पहले जैसे कि हरनाज संधू 2021 की थी, तो जब वो दूसरा कोई बनता है तो वो अपने हाथों से अपना ताज खोल करके जो नए वाले बनते हैं उसको पहना दी जाती है। जैसे कि ये समझिए, ये 2021 की है मिस यूनिवर्स, तो अपना ये जो ताज आप देख पा रहे हैं, ये खोलती है और जो जीतती है उसको ये खुद से पहनाती है।
सवाल नंबर आगे बढ़ते, सवाल नंबर 7 होगा। सवाल नंबर 7 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, मालदीव, चीन या अफगानिस्तान? तो सार्क का सदस्य चीन नहीं है। सार्क का सदस्य क्या कौन नहीं है? चीन नहीं है। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक क्या आता है। MBBS पेन, M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया और N फॉर नेपाल। ये इसका ट्रिक है याद करने का सार्क देशों का। अब सार्क देशों का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जिस प्रकार का एक नाटो वगैरह एक संगठन है ना, उसी तरह का ये सार्क संगठन है। और भी इसको हिंदी में कहते हैं दक्षेस, है ना। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको दक्षेस कहा जाता है। यूरोपीय कंपनियों का भी संगठन है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मिलेनिया 2023 के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर हैं मुकेश अंबानी, क्या नहीं, राधा किशन दामानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, शीर्ष टॉपर 200 में स्वनिर्मित उद्यमियों, अपने से बनाया गया जो उद्यमी को मतलब बिजनेसमैन हम कह सकते हैं, उनमें शीर्ष पर है कौन? तो ये है डी मार्ट के राधा किशन दामानी जी। अनुभवी निवेशक और रिटेल चेन डी मार्ट के संस्थापक राधा किशन दामानी जी 2.38 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ मिलेनिया 2023 के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में सबसे आगे हैं। उनके बाद ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल हैं। इनकी इक्विटी वैल्यू 1.19 लाख करोड़ रुपीस है। इसकी सूची में जोमेटो के दीपिंदर गोयल और ड्रीम 11 के प्रमोटर भावित सेठ और हरीश जैन भी शामिल है, जिनका मार्केट कैपिटल क्रमशः 86,835 करोड़ रुपए और इक्विटी मूल्य 66,452 करोड़ रुपए है। ये कुछ हमने एक्स्ट्रा जानकारी दी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ? अब आप समझिएगा, सबसे पहले हॉर्नबिल क्या होता है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक त्योहार की। एक फेस्टिवल शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? 24वां वाला किसामा गांव से या नागालैंड हेरिटेज हब से, जनजातीय विरासत शहर से या नागा सांस्कृतिक केंद्र से? तो ये शुरुआत हुआ था। अब देखिए किस विलेज से बोल रहा है, तो यहाँ आपको एक जरा सा आप ध्यान लगाएंगे तो एक ही ऑप्शन हमने रखा है, किसामा गांव। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर 2023 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा गांव से शुरू हुआ। यह महोत्सव 10 दिन चलता है और नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी संस्कृति, परंपराओं और समकालीन पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। एक बात और याद रखिएगा, ये दिखाना चाहते हैं कि नागा संस्कृति क्या है, लोगों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए ये वहाँ की सरकार यह फेस्टिवल लॉन्च करती है। अब हॉर्नबिल त्यौहार को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। सवाल नंबर 10 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को BSF के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहाँ शामिल हुए थे? नई दिल्ली में, मुंबई में, हजारीबाग में या कोलकाता में? तो ये जो स्थापना दिवस हुआ था BSF का, ये हजारीबाग झारखंड में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को झारखंड के हजारीबाग में BSF में मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस में शामिल हुए थे। सवाल नंबर 11 भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्व अनुमानित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? पहले से क्या नाम रखा है? अम्फन रखा, अम्फन तो हो गया, निवार, मिचोंग या वायु? तो ये इस बार नाम रखा गया है चक्रवात मिचोंग। क्या नाम रखा गया है? चक्रवात मिचोंग।
जो कि 4 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक तो पहुंची नहीं है, हो सकता है पहुंच जाए। और कहां पर आएगा ये? बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 12, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? रॉबर्ट कोलोडनी को, प्रमोद सावंत को, माइकल डगलस को, अनुराग सिंह ठाकुर को। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में अनुराग सिंह ठाकुर थे, लेकिन दिया गया था माइकल डगलस को। माइकल डगलस को 54वां इफ्फी 28 नवंबर 2023 को गोवा में जो संपन्न हुआ था, उसमें ये कौन थे? ये एक हॉलीवुड अभिनेता निर्माता थे, और थे नहीं हैं, सॉरी। तो इनको ही मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। यहाँ देख लीजिए आप इस तस्वीर को। अब ये देख लीजिए, ये स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं, है ना। तो इन्हें मिला है 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। या 53वां लिखा मैंने, ये 53वां है, 53वां। ठीक है, आगे चलिए। समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? द फेदरवेट को, एंडलेस बॉर्डर्स को, व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो, मूर्खों की पार्टी को। तो ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। इसके निर्देशक थे अब्बास अम्मीनी, जो कि फारसी भाषा की फिल्म है, और इसे ही गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म में पूर्वाह ग्रह के बीच राजनीतिक और भावात्मक सीमाओं को पार करते हुए प्रेम की शक्ति को चित्रित किया गया है। सवाल नंबर 14, नवंबर में उत्तराखंड में 17 दिनों तक चले बहु एजेंसी बचाव अभियान का क्या कारण था? बहु एजेंसी बचाव कारण का अभियान, अगर आप तस्वीर को जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में हुआ ये था कि 41 मजदूर उत्तराखंड में फंस गए थे। किसके अंदर? टनल के अंदर, क्योंकि भूकंप के कारण सुरंग ढह गया था। फिर उन्हें बचाया गया 17 दिन के अभियान जद्दोजहद के कारण, और सारे मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। अब आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। एक जी के और भी याद रखिएगा, आज का न्यूज, 4 जगह अभी चुनाव हुआ और 4 में से 3 जगह बीजेपी को जीत मिली है। एक जगह सिर्फ नहीं मिली है, वो है तेलंगाना, वहाँ से कांग्रेस को जीत मिली है। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है। उत्तराखंड में 17 दिवसीय बहु एजेंसी बचाव कार्यक्रम जो चला, उसमें 28 नवंबर 2023 को सिल्क क्यारी सुरंग, ये भी याद रखिएगा कौन सा सुरंग में फंसे थे, तो सिल्क क्यारी सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए थे, जिन्हें सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया है। सवाल नंबर 15, नवंबर 2023 में ढह गई सिल्क क्यारी बारकोट सुरंग के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? यानी टेंडर जो मिला था वो किस कंपनी को मिला था? नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कभी कभी यहाँ पर मिलेगा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, या गेमन इंडिया। तो ये मिला था नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। अब यहाँ देखिए, सुरंग का निर्माण NECL द्वारा हिंदुओं के पवित्र 4 स्थलों को जोड़ने वाली 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से में के रूप में किया जा रहा था। सुरंग को 4.5 किलोमीटर लंबी बनाने की योजना थी, जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित थी। ढहने के कारण की अभी भी जांच चल रही है, पता नहीं चला किस वजह से ढहा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें भी कुछ विशेष बात है, इसलिए मैं ये तस्वीर लगाया हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो हिस्ट्री का है, नहीं, ये हिस्ट्री का नहीं है,
इसमें जीके है और करंट अफेयर्स भी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त रही पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सरोजिनी नायडू? नहीं। अरुंधति रॉय, एम फातिमा बीबी, किरण बेदी। तो ये हैं श्रीमती एम फातिमा बीबी। अब इनका क्या करंट अफेयर्स बनेगा? तो पहले ये देख लीजिए, ये हो गया आपका जीके एक, जो कि प्रथम है, और दूसरा बात 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की उम्र में इनका केरल में देहांत हो गया है। इसलिए ये न्यायमूर्ति रह चुकी है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और याद रखने के लिए आपको 23 तारीख, सिंपल सी बात। ऑस्ट्रिया हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये 17वां प्रश्न है। इसमें क्या है, ऑस्ट्रिया भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑस्ट्रिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। अब ये नाम रखा गया ऑस्ट्रिया हिंद, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के सैनिक दोनों मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। क्या ये कहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या ये नई दिल्ली में, या पर्थ में, या गोरखा राइफल्स भारत में, या 13वीं ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया में होगा? तो इसका जो होने वाला है, ये पर्थ बोलिए, पार्थ बोलिए, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसमें 22 नवंबर 2023 को 81 कर्मियों की एक भारतीय सशस्त्र बल टुकड़ी सैन्य अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई है। यह अभ्यास पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में होगा और 6 दिसंबर 2023 तक जारी रहने वाला है। सवाल नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? एकल साइट मतलब एक ही जगह पर सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र सौर का कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन है आपके अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा है बीजिंग चाइना, तीसरा कैलिफोर्निया संयुक्त अरब अमेरिका, और तीसरा है लंदन यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा एक बात को हमेशा, इस सोलर प्लांट वहीं बैठाया जा सकता है जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा वाले स्थानों में पड़ता हो। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ में, यानी टॉरिड जोन में जो पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वही सक्षम होता है ये। तो आप देख लीजिए कि संयुक्त अरब एमिरेट ये गर्म देश है, यहाँ बालू ज़्यादा है, तो ऐसे जगह में सोलर की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। और ये कितनी लंबी बन रही है? तो ये 35 किलोमीटर लंबी बन रही है। इसमें सौर ऊर्जा से 2 गीगावाट विद्युत का उत्पादन होगा और इसका नाम है अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट। सवाल नंबर 19, विश्व IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पंकज आडवाणी ने किसे हराया है? ये जो देख रहे हैं ये स्कूनर है, स्कूनर भी बोलते हैं हम लोग, बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। जो आपने देखा होगा टेबल पर कुछ गोल गोल बॉल होते हैं जिसको लाठी से मारा जाता है, उसको बार बार साफ किया जाता है, वो वाला है ना। वो गोल गोल बॉल रहते हैं, उसको छेद में डालना पड़ता है कैरम बोर्ड की तरह वो। तो ये किसे हराया है? रुपेश शाह को, सौरभ कोठारी को, अनुजा ठाकुर को, या सुभाष अग्रवाल को? तो ये हराया है सौरभ कोठारी को। और ये चला कहाँ था? तो ये चला था कतर में, है ना, दोहा की राजधानी कतर है, वहाँ पर 21 नवंबर 2023 को हुआ था, जहाँ पर एक चैंपियनशिप हो रहा था IBSF वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। उसमें इन्होंने जीता और 26वां विश्व खिताब हासिल किया। फाइनल में सौरभ कोठारी को 1416 की प्रभावशाली अंतर, बहुत अंतर से हराया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का प्राथमिक फोकस क्या था? पर्यावरण स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून एवं शांति स्थापना, आर्थिक विकास, मानवाधिकार वकालत। तो आप एक को याद रखने के लिए याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन शांति के लिए बहुत काम करता है। अब देख लीजिए यहाँ पर बगल में आपको क्या, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग। तो ये बहुत शांति के लिए बहुत कार्य करता है।
अभी 2 जगह विश्व में युद्ध चल रहा है और ये बहुत हस्तक्षेप कर रहा था कि युद्ध किसी तरह करके टल जाए, रुक जाए। तो आप अपना थोड़ा सा माइंड सेट करके रखेंगे और ऑप्शन से चुन लेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 दिवसीय वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 21 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ठीक है, हुआ अभी देखिए हो गया है। यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगा। सवाल नंबर 21, भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान या सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार। देखिए अब आप ऑप्शन को देखिए, आप खुद पाएंगे कि अभी ये उतनी फिल्में नहीं बना रही है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मुश्किल है मिलना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि निर्देशन कर नहीं रही है। अब बचा 2 और 3, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हो सकता है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल देखा था कि लाइफ टाइम पुरस्कार तो मिल गया डगलस जी को, तो बचा क्या ऑप्शन? भारतीय सिनेमा को विशिष्ट पहचान पुरस्कार, ये इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 22, नवंबर 2023 में इजरायली और हमासों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई थी? तेल अवीव में, केरम सालम क्रॉसिंग में, गाजा शहर में या पश्चिम तट पर? तो ये हुई थी केरम सालम क्रॉसिंग में। अब कहाँ है जरा देख लीजिए, और कब हुई थी ये भी देख लीजिए, 24 नवंबर 2023 को इजराइल और गाजा के बीच। तो अब यहाँ देखिए 13 इजराइलों को छोड़ा जाना था, 10 थाई नागरिकों को और 1 फिलीपींस को, इस तरह कुल मिलाकर 24 को रिहा कर दिया गया। जरा ये देखिए, आप इस नक्शे को देखिए, ये है इजराइल, ये पूरा नक्शा आपको दिख रहा है इजराइल है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से रुकिए, यहाँ से इधर इजराइल है, ठीक है, मतलब इधर तक। ये है इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं। यहाँ पर 2 बॉर्डर है, जो एक इजिप्ट के साथ खुलता है और उसी के नीचे देखिए केरम सालोम गुड्स क्रॉसिंग, यहाँ से माल एक दूसरे देश से दूसरे जगह जाता है। यहीं पर से एक मीटिंग हुआ और यहीं पर बंधकों की रिहाई हुई दोनों तरफ से। अब अगला सवाल देखिए, 23वां सवाल, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल। तो ये हैं विराट कोहली और सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले हैं रोहित शर्मा, ये भी याद रखिएगा। और इसी में विराट कोहली ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है ना, सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था वो भी इन्होंने तोड़ा। तो विराट कोहली अब जानबे करते हैं, अब इसके बारे में हम ज़्यादा क्या बताएं, तो कुछ समझ में नहीं आता। ये तो ऐसे महान खिलाड़ी हैं, 10 मैचों में इन्होंने 711 रन बनाया, इसलिए ये पहले स्थान पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा और सभी जान रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पर हमने इतना ही नहीं रुका है, सिर्फ इसी का जवाब नहीं देंगे। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको बताने के लिए मैंने ये सवाल लिया, और इजी है तो क्या हुआ, पूछा जा सकता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो पहली बात जानिए किसके किसके बीच हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, और इसमें जीत हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया ने। अब यहाँ से सवाल देखिए, ये मैच कब हुआ था, ये सवाल हो सकता है। तो ये 19 नवंबर 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। किसने टॉस जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कई चीज़ हो सकते हैं, कहाँ से सवाल आ जाएगा हम ये नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया ने क्या फील्डिंग का फैसला किया, फिर 50 ओवर में भारत ने 10 विकेट पर 240 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में ही 4 विकेट पर 241 रन कर जीत हासिल कर ली। तो 120 गेंद में 137 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच रहे थे। और इस तरह देखा जाए तो वर्ल्ड कप को 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था।
अब सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर जो 25 कहता है वो है नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्रीय वार्ता, यानी 2 उधर से मंत्री 2 इधर से मंत्री, इस तरह की वार्ता में कौन कौन भारत से भाग लिए थे? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर? नहीं। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, तो तस्वीर देखिए आपको मिल गया होगा। एस जयशंकर और अमित शाह, एंथोनी अल्बानीज और निर्मला सीतारमन। तो अब जरा तस्वीर को मैं जूम कर देता हूँ, आपको आंसर मिल गया। ये है हमारे राजनाथ सिंह और ये है एस जयशंकर। तो इसका जवाब आपको मिला और ये हुआ था आपका 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में। इन बैठकों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ साथ विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच वार्ता हुई थी। वीडियो को अंत तक देखा, आपको जरूर पसंद आया होगा और पसंद आ गया तो भाई लेट मत करो, फटाक से सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में। अच्छी आई तो कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब करो यार, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो ज़रूर करो। और अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने टीचर्स लर्निंग सेंटर को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो। आप लोग देखते हैं, अच्छी वीडियो चाहिए तो फटाफट से कीजिए। कल मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।